मेरा नाम नौरीन है और मैं अपने शौहर और 3 साल बेटी के साथ लाहौर में रहती हूँ। 2 साल पहले जब हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो आस पड़ोस के लोगों ने हमें बहुत डराया कि ये फ्लैट आपको इसलिए सस्ते में मिला है क्योंकि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। मैं तो शायद इस बात पर यकीन कर लेती, लेकिन मेरे शौहर ने सिरे से उनका वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि पता नहीं लोग आजकल के इस जदीद दौर में भी ऐसी बातों पर क्यों यकीन रखते हैं। हमारी आमदन कम थी, लेकिन फिर भी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी बेटी किसी अनजानी मखलूक से बातें करने लगी थी। उसने अभी नया नया बोलना सीखा था, तो बोलने का शौक भी बहुत था। वो घंटों उससे बातें करती रहती थी। मुझे इस बात का इल्म तब हुआ जब मैंने रात गए हुरैन को वॉशरूम के बाहर खड़े किसी साये से बात करते देखा। जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं चिल्लाने लगी और वो साया एकदम गायब हो गया। उस दिन के बाद वो साया मुझे कभी नजर नहीं आया, लेकिन हुरैन बीमार रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि एक दिन वो साया। मेरा नाम नौरीन है और मैं अपने शौहर और बेटी के साथ लाहौर में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था, जबकि मेरे शौहर की आमदन इतनी ना थी कि वो हम 3 अफराद के लिए जिंदगी की तमाम आसाइशात फराहम कर सकते। इसलिए मैंने उनका साथ देने का फैसला किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी बेटी हुरैन, जिसकी उम्र 3 साल थी, वो भी मेरे साथ ही स्कूल जाती थी। शुरू में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही हमारी रूटीन ठीक हो गई। मेरे मियाँ हम दोनों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते। जिंदगी बहुत मजे में ना सही, लेकिन बहरहाल सुकून से गुजर रही थी। 5 साल कबल जब इमरान से मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। मेरी नंदे शादीशुदा थी, सो मुझे उम्मीद थी कि मेरी सास मेरे साथ रिवायती सासों वाला सलूक नहीं करेंगी। मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक उन्होंने शादी पर खूब अरमान निकाले और मेरे लाड उठाए गए। मैं हवाओं में उड़ रही थी। मारे खुशी के मेरे पाँव जमीन पर ना लगते थे, लेकिन मेरी सास ने जल्द ही मुझे इस दुनिया में वापस खींच लिया, जहाँ हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक, तानाजनी और बात बढ़ने पर गालम गलोच का सिलसिला आम था। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि मैं अपने घर में सबकी लाडली थी और सब कामों में माहिर समझी जाती थी। मैंने कई साल शौकिया टीचिंग भी की थी और मेरी शक्लो सूरत, तौर तरीके और खुश इखलाकी के बाइस मैं हर जगह लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत से जगह बना लेती थी। लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी सास के हाथों बुरी तरह मुस्तरद हुई थी। उन्होंने मुझे हर छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करना शुरू किया। पहले दिन से ही मेरे हर काम में कीड़े निकालने शुरू कर दिए और मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। मैं जो शादी से पहले इतनी बहादुर, सेहतमंद और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, शादी के बाद चंद महीनों में ही सूख कर कांटा हो गई। मेरे ससुराल में लोग मेरी सास के बारे में चहमगोइयां करने लगे। मेरे मैके में भी सब मुझसे पूछते कि क्या होता जा रहा है तुम्हें। मैं उन्हें क्या बताती। मुझे तो खुद समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जो घर पर राज करने की ख्वाहिश लिए आई थी, नौकरानी से बढ़कर हैसियत नहीं दी गई मुझे। जब भी सास मुझे किसी बात पर रोकती, मैं अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती। उनका ख्याल था कि इस तरह वो मुझ पर अपना रोब कायम रखेंगी। उनका रोब तो मुझ पर कायम रहा, लेकिन मेरे दिल से उनके लिए इज्जत और एहतराम खत्म हो गया। जिंदगी मुश्किल हो गई थी। लग रहा था बाकी जिंदगी इसी जहन्नुम में गुजरेगी। उसकी एक वजह तो ये भी थी कि मैंने खुद अपनी सास की बातें सुनी थी। मेरी एक शादीशुदा नंद, जिसका दिल अपने घर कम और हमारे घर ज्यादा लगता था, वो आज भी मेरी सास के पास बैठी अपने शौहर के दुख रो रही थी कि मेरा ख्याल नहीं रखता और ना ही खर्चा देता है, बल्कि कहता है कि तुमने पैसों का करना ही क्या होता है, सब जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। उसके इतना कहने की देर थी कि मेरी सास को तो गुस्से से पसीने आने लग गए कि उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देकर टरखाए। तुम उससे माहाना खर्चा लो, चाहे कम ही दे, लेकिन जरूर लिया करो। एक हमारे घर पता नहीं कहाँ से ये बला आ गई है जो कुछ भी नहीं छोड़ती। कपड़ा, जूती, बाहर के खाने, सब कुछ घर बैठे बिठाए मिलता है, फिर भी उसके रोने धोने खत्म नहीं होते।
अभी कल ही की बात है, मैंने बस उससे ये कहा कि इतना सर्फ इस्तेमाल करती हूँ, कपड़े फिर भी साफ नहीं धुलते तुमसे। लो भाई, मोहतरमा को तो इतनी बुरी लगी मेरी बात कि फौरन उठकर अपने कमरे में चल दी। मैंने भी दोबारा मुंह नहीं लगाया कि कौन सा मरी जा रही हूँ, जो उससे बात न हुई तो कयामत आ जाएगी। मैंने जब अपने कानों से ये बातें सुनी तो मेरा दिल बहुत दुखा था, और उस दिन के बाद मैंने अपनी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। मैं कोशिश करती थी कि बस अपने काम से काम रखूं, लेकिन दिन में कोई न कोई काम ऐसा हो जाता कि लड़ाई शुरू हो जाती। आज भी यही हुआ था। मैं सालन ठीक बनाकर गई थी। इमरान आज घर आने वाले थे, तो सोचा जरा अच्छे से अपने शौहर को वेलकम करूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी तो सालन में नमक तेज कर दिया जाएगा। इमरान जब घर आए तो मैंने खाना गर्म करके उनके आगे रखा। उन्होंने अभी पहला लुकमा ही लिया था कि एक शदीद झटका लगा, लेकिन वो कुछ कहे बगैर खाना खाते रहे और इस चीज का एहसास भी ना दिलाया कि सालन में नमक तेज है। वो खाना खाकर सोने के लिए चले गए, और बाद में जब मैं, मेरी सास और नंद खाने के लिए बैठे तो मुझे पहले निवाले में ही एहसास हो गया कि मेरे साथ क्या किया गया है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए बैठी थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था। मैंने उनके गुस्से की परवाह किए बगैर खाना खत्म किया, और जब जाने लगी तो वो बोलना शुरू हो गई। मुझे इस रद्दे अमल की तवक्को न थी, क्योंकि अमूमन वो इमरान की मौजूदगी में मुझे कम ही कुछ कहा करती थी। लेकिन आज उन्हें शायद इस बात पर गुस्सा था कि इमरान चुपचाप खाना खाकर चले गए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वो खाने के मामले में बहुत एहतियात करते हैं। मेरी सास को गालिबन इस बात का गुस्सा था कि इमरान ने मुझे किसी किस्म का कोई ताना नहीं दिया था, और वो खामोशी से सालन खाते रहे थे। मुझे अपनी सास की आवाज इस वक्त दुनिया की बदसूरत तरीन आवाज लग रही थी, क्योंकि वो मध्यम आवाज में मुझे गालियां देना शुरू हो चुकी थी और अपना सारा गुस्सा मुझे कोस कर निकालना चाहती थी। लेकिन मैं आज उनके पास बैठकर बातें सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और आराम से किचन समेटने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में नंद की आवाज पड़ी, जो कि अपनी माँ से कह रही थी कि आप क्यों बोल रही हैं? उन्हें तो परवाह भी नहीं है आपकी। भाई भी कुछ कहे बगैर उठकर चला गया है। मैंने खामोशी से ये बात सुन ली और अपने काम खत्म करने में लगी रही। लेकिन मैं एक बात तय कर चुकी थी कि अब मजीद उनके तंज बर्दाश्त नहीं करने, चाहे जो भी हो। इकलौता बेटा है इमरान, तो क्या हुआ? अगर मुझे उन्हें लेकर अलग होना पड़ा तो हो जाऊंगी, क्योंकि अब मजीद यहाँ रहना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई, क्योंकि इमरान अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते थे। वैसे भी हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला था। वो इसलिए भी चाहते थे कि मैं अभी इन चीजों की परवाह न करूं और कोशिश करूं कि अम्मी को जो बातें बुरी लगती हैं उनसे गुरेज करूं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब औरत माँ बनने के अमल से गुजरती है तो जिस्म पहले ही इतनी पेचीदगियां बर्दाश्त कर रहा होता है, उस पे आप सारा दिन जली कटी बातें सुनते रहें तो मस्बत कैसे सोच सकते हैं? यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा 7वां महीना बहुत मुश्किल से गुजरा। वजह ये थी कि अब जरा सी बात भी मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आए तो मेरी नंद अपने शौहर से लड़कर हमारे घर आ गई। उसकी एक बेटी भी थी जो नानी ने हद दर्जा लाड प्यार देकर बिगाड़ी हुई थी, जिसे बड़े छोटे की तमीज ही ना थी। वो हर एक पर हाथ उठाती थी। बात यहीं तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन अब वो हद से बढ़ रही थी। सारा दिन मेरे कमरे में घुसी रहती। मेरा मेकअप, लोशन, क्रीम सब कुछ खराब करके रख दिया। अब ज्वेलरी के पीछे पड़ी थी। किसी चीज से मना करती तो वो इतनी शिद्दत से रोती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और फिर मेरी शामत आ जाती थी। हालांकि मुझे बच्चे प्यारे लगते थे और मैं कोशिश भी करती थी कि उससे जरा प्यार से बात करूं, लेकिन हर रोज मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि वो रोजाना कोई नया तमाशा करके बैठ जाती थी। और अब मैं उससे चिढ़ने लगी थी, बल्कि ये सोचती थी कि अगर ये इस घर में रही तो मेरे बच्चे की क्या कदर होगी। मेरी सास तो मुझसे इतनी नफरत करती हैं, न जाने अपने पोता पोती से मोहब्बत करेंगी या उन्हें भी मेरी औलाद होने की वजह से दुत्कार दिया जाएगा। खैर, इसी किस्म की मनफी सोचों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। मैंने इमरान को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान होंगे। रात सारी तकलीफ में गुजरी और सुबह फजर की अजान के वक्त अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी अता कर दी। मैं बहुत खुश थी। इमरान भी आ गए थे। वो भी फूल सी बेटी देखकर बहुत खुश हुए।
अगर ऐसी खुशी के मौके पे भी कोई खुश होने के बजाय आपको तंज करे, तो फिर आप उससे हमेशा के लिए बदजन हो जाते हैं। यही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी सास ने बच्ची में नुक्स निकालने शुरू किए कि ये तो तुम जैसी है, इसकी नाक किस पे चली गई। अब मैंने इमरान की तरफ देखा कि शायद वो अपनी औलाद के लिए कुछ बोलेंगे, क्योंकि इमरान जब भी मेरी नंद की बेटी को कुछ कहते तो वो फौरन जवाब दे देती थी। लेकिन इमरान की खामोशी ने मुझे मजीद दुखी कर दिया, क्योंकि मैं उनसे तवक्को कर रही थी कि वो अपनी बीवी के लिए ना सही कम से कम अपनी औलाद के लिए तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे जहन में ये बात पुख्ता हो गई कि अब मुझे मजीद अपनी सास के साथ नहीं रहना, क्योंकि इस सूरत में मेरी औलाद को भी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मेरी बेटी 7 दिन की हुई तो मेरे वालिदैन उसके लिए ढेरों चीजें लेकर आए, कपड़े, जूते, खिलौने, कंबल और पता नहीं क्या कुछ। मैं अपने वालिदैन की लाडली थी, तो जाहिर है मेरी औलाद भी उनके लिए लाडली थी, जिसके लिए वो इतना कुछ लाए थे। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ज़हनी सुकून तो मिलेगा। अम्मी ने इमरान से बात की। वो चाहते थे कि मैं ज्यादा वक्त ससुराल में रहूं, ताकि मैं अम्मी के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सकूं, जो कि मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। मैंने इमरान से खुद ही बात की कि मैंने अपने वालिदैन के घर जाना है, तो वो थोड़ी पसोपेश के बाद मान गए और मैं अपने वालिदैन के घर आ गई। मैंने अपने वालिदैन से सारी बात की, क्योंकि मैं वाकई तकलीफ में थी और मुझे अंदाजा था कि अब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर देना है, इसलिए मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि इंसान जो सोचता है वही हो जाए। यही कुछ मेरे मामले में भी हुआ था। मेरी बेहद कोशिश के बावजूद मेरी बात नहीं मानी गई थी और मुझे वापस उसी घर में आना पड़ा। लेकिन अब मैं सोच कर आई थी कि मैंने मजलूम बनकर नहीं रहना। जो भी हो, अब मैं खामोशी से नहीं जीऊंगी, क्योंकि अब मेरे साथ एक बच्ची भी है। अगर मेरी औलाद को कोई तंज का निशाना बनाएगा तो मैं जवाब दूंगी। मैंने इमरान से साफ साफ बात कर ली थी कि मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ कि जिसका जो दिल चाहे मुझे कहता रहे। इसलिए बेहतर है आप अपनी अम्मी को समझा लें। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर ना कहिएगा कि मेरी माँ से बदतमीजी कर रही है। मैंने 2 टोक लहजे में इमरान से बात की थी और उन्होंने जवाब में सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे। इसलिए मुझे खुद ही अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आज तीसरा दिन था कि मेरी सास ने मेरा खाना पीना अलग कर दिया था। उनका कहना था कि जब मेरे हिसाब से नहीं चलना तो क्या फायदा साथ रहने का। अपने तई उन्होंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया था, जिससे जाहिर है इमरान ही मुतासिर हो सकते थे। मैंने तो उनकी इस बात पर कोई खास रद्द अमल नहीं दिया था। वैसे भी जब वो मेरी औलाद को नहीं संभालती थी, ना ही उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र होती थी कि ये अकेली कैसे सारे घर का काम करेगी, तो फिर मैंने भी उनकी फिक्र करना छोड़ दी। आज सुबह से ही मेरी सास का मूड खराब था और मुझे लग रहा था कि ये आज मुझ पर खूब बरसेंगी। उसकी वजह ये थी कि मेरी नंद के ससुराल वाले आए थे। वो लोग सलाह की गर्ज से आए थे, लेकिन मेरी नंद उनके साथ जाने के लिए तैयार न थी। उल्टा उसने कह दिया कि अगर साथ लेकर जाना है तो मुझे अलग रखें। अब उसका शौहर अकड़ गया कि वो क्यों अपने वालिदैन से अलग रहे, और साथ ही उसने मेरी मिसाल दे दी कि तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारी माँ के साथ ही रहती हैं, तो तुम क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ के साथ। बस उसका ये कहना था कि मेरी सास तो गुस्से से आग बगोला हो गई और अपने दामाद से कहने लगी कि जिस तरह मैं रह रही हूँ अपनी बहू के साथ, तो वो मैं ही जानती हूँ या मेरा रब। एक ही बहू अल्लाह ने देनी थी तो जरा ढंग की दे देता। अब उन्होंने बाकायदा ऊंची आवाज से मेरी क्लास लेना शुरू कर दी। हालांकि मेरा इस सब मामले से कोई ताल्लुक न था, लेकिन न जाने क्यों मेरी सास को मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर था कि हर मामले में मुझे शामिल करना और मेरी बेइज्जती करना उनका महबूब मशगला बन गया था। मेरी नंद के ससुराल वाले तो उसे लिए बगैर चले गए, लेकिन मेरे अंदर जो लावा उबल रहा था वो किसी तौर कम नहीं हुआ और मैंने अपनी सास से बाकायदा तौर पे बात करने का सोच लिया। शाम के खाने के बाद जब वो माँ बेटी सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने रुककर पहले मुझे देखा और फिर बोली, हाँ, तुमने क्या बात करनी है मुझसे। वो हमेशा मुझसे ऐसी ही जिल्लत आमेज लहजे में बात किया करती थी और आज भी उन्होंने इसी लहजे में बात की। मैं तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी।
میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی کہ مجھے ایسے انداز میں کیوں مخاطب کرتی ہیں آپ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ اپنی مرضی سے اپنے کام کرتی ہیں، میرے کاموں میں آپ 100 نقص نکالتی ہیں۔ مجھے آپ کی گالم گلوچ اور یہ ذلت آمیز انداز برا لگتا ہے۔ آپ پلیز خود پہ قابو رکھیں، ورنہ اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی بڑے سے ایسی بات کی تھی تو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن ایک طرح سے اطمینان بھی تھا کہ اب کم از کم ساس سکون سے رہنے دیں گی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بچی سمیت گھر سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں۔ انہوں نے عمران کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے اور اس بار جب ویکینڈ پر عمران گھر آئے تو ان کے مزاج میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے ان سے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگے، جی بھر کے کھا چکا ہوں۔ گھر میں تم 2 لوگ ہو اور تمہاری آپس میں نہیں بنتی۔ عجیب سوچ اور رویہ رکھا ہوا ہے تم نے۔ عمران نے مجھے کئی باتیں سنا دی، لیکن میں بھی اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میری ساس سب کو میرے خلاف تو کر ہی چکی تھی، اس لیے اب یہاں ٹکرے مارتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری ساس تو بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کب انہیں کوئی ایسی بات ملے کہ وہ مجھے میری بیٹی سمیت گھر سے نکال کر باہر کریں، اور آج انہیں کئی مہینوں کی کوشش کے بعد وہ وجہ مل ہی گئی تھی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے مجھے ذلیل و خوار کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وجہ کچھ خاص نہیں تھی، بس انہیں بات ملنی چاہیے تھی سو مل گئی۔ میری نند کے سسرال والے دوبارہ بات کرنے کے لیے آئے تھے اور اس بار ان کا ارادہ 2 ٹوک بات چیت کرنے کا تھا۔ وہ لوگ جلد فیصلہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ میری ساس اس معاملے کو طول دے رہی تھی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اس معاملے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو گئی، وہ بھی ایسے کہ میری ساس نے جب مجھے مثال بنا کر پیش کیا کہ یہ بھی تو ہے اپنی مرضی سے سارے کام کرتی ہے، پھر بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور مجھے گھر سے جانے کی دھمکیاں دیتی ہے، تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ ایسا کہہ کر دراصل انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے خود کو سچا ثابت کیا تھا کہ کل کو اگر یہ مجھے نکال بھی دیں تو انہیں کوئی برا بھلا نہ کہے، بلکہ سب یہی سمجھیں کہ بہو ہی اچھی نہیں تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر تھا، جبکہ میری ساس کا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا تھا، جبکہ میں ان کی چال کو سمجھ نہیں سکی تھی، اس لیے بے وقوفی کر گئی اور غصے سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ عمران مجھے منع کرتے رہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ رات کے وقت اگر شادی شدہ بیٹی بغیر شوہر کے اپنے میکے چلی جائے تو ماں کو سب سے پہلے جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہی میری ماں کو بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نورین بیٹی کیا ہوا ہے، گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ تم اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہو یا ساس نے کچھ کہہ دیا ہے جو رات کو اس وقت بیٹی کو لیے یہاں چلی آئیں؟ میں اس وقت غصے میں تھی، اس لیے امی کو ذرا غصے سے ہی جواب دیا کہ میں آپ کو بوجھ لگ رہی ہوں تو یہاں سے بھی چلی جاتی ہوں، کسی دارالامان میں تو جگہ مل ہی جائے گی نا۔ میں نے تقریباً روتے ہوئے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور جی بھر کر رونے دیا۔ جب میرے اندر کا غبار آنسوؤں میں بہہ گیا تو میں نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی کہ میں نے یہ 4 سال کا عرصہ وہاں کیسے گزارا ہے۔ میری امی اس وقت تو خاموش ہو گئیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی میں ان سے کوئی بات شیئر کرتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے صبر کرنے کا ہی مشورہ دیتی تھی، لیکن آج ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی اب وہاں میرے واپس جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ انہوں نے صبح ابو سے بات کی تو ابو نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں عمران سے بات کریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ بلا وجہ ہماری بیٹی کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ اتنی تنگی میں زندگی گزار دے۔ ابو نے اگلے دن ہی عمران کو کال کی اور انہیں کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور رکھیں، دوسری کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ عمران کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سسر کو کیا جواب دیں، کیونکہ ان کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ وہ مجھے ساتھ رکھ سکتے۔ یہ بات تو وہ وقتاً فوقتاً مجھے بتاتے رہتے تھے، لیکن میں نے اب ضد پکڑ لی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، ورنہ میں اپنے والدین کے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ عمران کو چاروں ناچار میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ میری یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے کہ مجھے اپنے ساتھ لاہور رکھیں گے۔ انہوں نے کرائے کے گھر دیکھنا شروع کیے اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جیب کے مطابق گھر ڈھونڈنا تھا، جو کہ کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔
लेकिन आखिरकार हमें एक घर निस्बतन सस्ता कम किराए में मिल गया और हम उस घर में शिफ्ट हो गए। हम जब उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए तो इर्द गिर्द के लोगों ने काफी डराया कि इस मकान पे जिन्नात का साया है और ये कि यहाँ आसेब बसते हैं, इसलिए ही कोई भी ये मकान लेने को तैयार नहीं है, जबकि इस मकान को खाली पड़े कई साल गुजर गए हैं। अब आपने ले ही लिया है तो जरा ख्याल से रहिएगा। साथ वाली पड़ोसन जो जरा शौक थी उसने कहा। इमरान इन बातों को जरा भी अहमियत नहीं देते थे। उनका कहना था कि ऐसी किसी मखलूक का कोई वजूद नहीं और ये सिर्फ बातें बनी हुई है। मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखती थी। जाहिर है उनके वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कुरान मजीद में बाकायदा जिक्र है। मुमकिन है इमरान ने मेरे दिल की तसल्ली के लिए ऐसी बात की हो। मैंने खुद को समझाया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। हुरैन 3 साल की हो गई थी और उसने नया नया बोलना सीखा था और मेरी तरह वो बहुत बातूनी भी थी। सारा दिन मुझसे अटखेलियां करती, नत नई शरारतें करती। मुझे भी कुछ ज़हनी सुकून नसीब हुआ था और आजकल मैं सोच रही थी कि मैं जॉब शुरू कर लूं ताकि इमरान की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। इसी सिलसिले में मैंने कॉलोनी में कुछ औरतों से बात भी की थी कि अगर वो किसी करीबी स्कूल के मुतालिक कुछ जानती है तो मुझसे मालूमात शेयर करें ताकि मैं अपनी और बेटी के हिसाब से जॉब कर सकूं। मेरी ये तलाश अभी जारी थी कि हमारी जिंदगी में वो सब हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। कुछ दिन से हुरैन मुझसे बहुत कम बातचीत करने लगी थी, वरना पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें ही करती रहती थी, लेकिन अब उसने चुप रहना शुरू कर दिया। मैंने ये तब्दीली नोट की और इमरान को बताया तो वो कहने लगे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। लेकिन अब बात वाकई परेशानी की थी, क्योंकि मैंने हुरैन को दीवार से बातें करते हुए देख लिया था। मुझे समझ नहीं आई कि ये दीवार से बातें क्यों कर रही है, तो मैंने हुरैन से बहुत प्यार से पूछा कि मेरा बच्चा, आप किससे बातें कर रही हैं? तो हुरैन ने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कहने लगी, मम्मा आप मेरी नई फ्रेंड से नहीं मिली? देखिए तो इसके बाल कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसे। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ खाली दीवार थी, उसके अलावा और कोई भी वहां मौजूद न था। मैंने सोचा कि इमरान से बात करूं, लेकिन वो तो ऐसा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे भी कहा कि ये बस तुम्हारा वहम है, बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। हुरैन जो कुछ कार्टून्स में देखती है वैसा ही करने की कोशिश करती है, बस यही सारी बात है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। इमरान ने मुझे समझाया तो मेरी फिक्र कम हुई, लेकिन अब मैंने सोच लिया था मैं उस पे मुकम्मल नजर रखूंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। कुछ दिन बाद हुरैन वॉशरूम के सामने खड़ी किसी से बातें कर रही थी। मुझे एक साया नजर तो आया, लेकिन मैं उसकी शक्ल साफ नहीं देख सकती थी। जैसे ही मैंने हुरैन को एक साये के साथ बातें करते देखा, मेरे औसान खता हो गए और मुझे अपनी कॉलोनी की तमाम औरतें सच्ची लगने लगी, जिन्होंने मुझे किसी आसेब की मौजूदगी के बारे में बताया था। मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए हुरैन को मुखातिब किया था और उसे वहां से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सारा दिन उसे अपने गले से लगाए कमरे में बैठी रही और रोती रही। वो मासूम सी बच्ची क्या जाने कि वो किससे बातें कर रही है और उसे किसी किस्म का नुकसान भी पहुंच सकता है। हम माँ बेटी कितने ही घंटे यूं ही बैठी रही थी। मैंने इमरान को भी कॉल की और वो हमेशा की तरह उसे मेरा वहम समझकर टालते रहे थे, लेकिन आज वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गए थे और हमें घुमाने के लिए बाहर ले गए ताकि हमारा जहन फ्रेश हो सके। लेकिन मेरे दिमाग से वो साया निकल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इस मामले में हुरैन से बात करनी चाहिए, ताकि अगर वो कुछ जानती है तो मुझे बताए, ताकि मैं उस हिसाब से यहाँ रहने का फैसला करूं। मैंने हुरैन से पूछा कि आपकी फ्रेंड का नाम क्या है, तो वो कहने लगी, मम्मा उसका नाम फातिमा है और वो भी हमारी तरह मुसलमान है। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह, लेकिन वो अपने वालिदैन से बिछड़ गई है। वो कहती है कि उसके वालिदैन अपने पूरे कबीले समेत यहाँ से हिजरत कर गए थे, लेकिन वो यहाँ रह गई थी और अब वो अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोती है और मुझे कहती है कि तुम अपनी मम्मा से बात करो, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकाल ले। मैंने हुरैन से पूछा कि वो मुझे कहाँ मिल सकती है, तो वो कहने लगी, मम्मा
آج تو آپ اسے مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے ہی چھپ گئی ہے۔ آج کتنے دن سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی مما، حورین نے مجھے بتایا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ اسی دیوار کے آگے کھڑے ہو کر اس کا نام پکارے، ہو سکتا ہے فاطمہ اس کی آواز سن کر سامنے آ جائے۔ حورین نے کہا ٹھیک ہے مما، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں اپنا ذہن بنا چکی تھی کہ جلد ہی میری ملاقات ایک جن زادی سے ہونے والی ہے۔ اگر 3 سال کی چھوٹی سی بچی ایک جن زادی سے نہیں ڈرتی بلکہ اسے دوست بنا رکھا ہے تو میں تو پھر اس 3 سالہ بچی کی ماں ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا اور فاطمہ کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے حورین کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یقیناً وہ فاطمہ سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور ان دو دوستوں کے درمیان دخل اندازی کرنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اس جن زادی کو جس کا نام فاطمہ تھا اسے پکارا اور کہا کہ میری بچی، کیا میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں؟ یہ سننا تھا کہ سنہری بالوں والی ایک خوبصورت سی بچی جس کی آنکھیں روشن تھیں وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک جن زادی نہیں لگ رہی تھی اور اس کی عمر بھی لگ بھگ میری حورین جتنی ہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کب سے رہ رہی ہے تو وہ کہنے لگی کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بلڈنگ بننے سے پہلے یہاں ایک وسیع میدان تھا جس میں بے شمار درخت لگے ہوئے تھے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ یہی رہتی تھی۔ پھر وقت بدلا اور کچھ انسانوں کو یہ ویران جگہ آباد کرنے کی سوجھی اور انہوں نے بہت سے درخت کاٹ ڈالے اور کالونی بنانے پر کام شروع ہوا۔ نتیجتاً ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا تھا، لیکن میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ یہاں میری بہت سی خوبصورت یادیں تھیں، اور اسی لیے میں نے اپنی امی جان سے کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسی لیے جس شام ہمیں یہاں سے جانا تھا اس شام میں اپنے والدین سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے والدین اپنے بڑوں سمیت یہاں سے چلے گئے تو میں باہر نکل آئی۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی انسان نہ ہی جن۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے قبیلے کو ڈھونڈ سکوں۔ اتنا کہہ کر وہ چھوٹی گڑیا سی جنزادی رونے لگی۔ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے والدین کی دی ہوئی کوئی چیز تو ہوگی جس سے تم ان تک پہنچ سکو، کوئی انگوٹھی، کوئی کاغذ، کوئی نشانی جس کی مدد سے تم کسی اپنے کو یہاں بلا سکو، یا کم از کم ان لوگوں کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہی ہو سکے۔ کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ انگوٹھی میری والدہ نے مجھے دی تھی، اس میں ایک موتی جڑا ہوا تھا۔ میں اس کی مدد سے ہی اپنی والدہ کو اپنی یہاں موجودگی کا احساس دلا سکتی تھی، لیکن وہ موتی مجھ سے کہیں کھو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کہاں ڈھونڈوں، کیونکہ میں نے اپنے طور پر اس گھر سمیت اس پوری کالونی کے گھر چھان مارے ہیں، لیکن مجھے کہیں سے وہ موتی نہیں ملا۔ وہ موتی میری آخری امید ہے۔ آپ مہربانی کریں وہ موتی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ پیاری سی ننھی جنزادی رونے لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے دلاسا دوں، کیسے سمجھاؤں۔ میں نے بس اس سے اتنا ہی کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس کی والدہ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ خود ہی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائے۔ ہم دونوں مل کر تمہارے ساتھ وہ موتی ڈھونڈیں گے، تم فکر مند نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر اگلے کئی دن تک میں نے اپنے گھر کی ہر چیز چھان ماری، لیکن وہ موتی مجھے نہ ملنا تھا سو نہیں ملا، اور میں تھک ہار کے بیٹھ گئی۔ آج کتنے دن بعد عمران کو کچھ وقت ملا تھا کہ ہمارے ساتھ گزارے، تو وہ ہمیں قریبی پارک میں لے گئے۔ میں انہیں جن شادی کا قصہ سنانا چاہتی تھی، لیکن اس لیے نہیں سنایا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں آؤٹنگ کے لیے لے کر آئے ہیں اور میں کون سی داستانوں میں پڑ گئی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ قصہ فی الحال اپنے تک محدود رکھا اور حورین کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ وہ ذرا دھیان سے پارک میں دیکھے کہیں موتی تو نہیں گرا ہوا۔ حورین سمجھدار بچی تھی، اس لیے وہ بظاہر اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان موتی کی طرف تھا، اور اسے تھوڑی سی تلاش کے بعد موتی نظر آ گیا تھا جو اس نے مجھے لا کر دے دیا، اور میں نے اپنے پرس میں سنبھال کر رکھ دیا۔ پارک سے واپسی پر میں اور حورین بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے ہاتھ ایک ایسی چیز لگ گئی تھی جس سے وہ چھوٹی ننھی سی جنزادی اپنی دنیا میں واپس جا سکتی تھی۔
मैं बहुत पुरसुकून नींद सोई थी क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैं भी किसी के काम आ रही हूँ। सुबह जब इमरान ऑफिस के लिए चले गए तो मैं और हुरैन उसी खाली दीवार के सामने जाकर खड़े हो गए और हमने उसे पुकारा, ए नन्ही जिनजादी, कहाँ हो? सामने आओ। फातिमा, जल्दी सामने आओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाए हैं। मैं और हुरैन काफी देर तक आवाजें देते रहे, लेकिन वो हमें नजर नहीं आई, ना ही उसने हमारी किसी बात का जवाब दिया। दोपहर हो चली थी। हम दोनों ही बहुत परेशान थे कि आखिर वो कहाँ चली गई है। शाम ढलने लगी तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मुझे मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो वो किचन में लगे एक पाइप से आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, उसे तो दीवार के पास होना चाहिए था। तो वो कहने लगी कि मुझे आपके शौहर से डर लगता है, वो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, क्या मालूम वो कब मुझ पर हमला कर दें, इसलिए मैं छुप गई थी। खैर, मैंने उसे हौसला दिया और बताया कि हमें एक मुनफरिद साख्त का मोती पार्क से मिला है। हमारा अंदाजा है कि वो तुम्हारी ही अंगूठी का मोती है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा है। लाओ अपनी अंगूठी दिखाओ, मैं मोती को उसमें डाल कर देखती हूँ। मैंने फातिमा से कहा तो वो सामने आ गई और उसने एक छोटी सी अंगूठी मेरे हाथ में रख दी। वो बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने मोती उसमें फिट करके देखा तो वो मोती उसी अंगूठी का था। मैं अभी मोती को घुमा ही रही थी कि किचन की दीवार हिलने लगी और मुझे दीवार पर साए से लहराते हुए नजर आए। मैंने फातिमा से पूछा कि क्या ये उसके वालिदैन के साए हैं? तो वो बोली, जी ये मेरे वालिदैन ही हैं। और फिर फातिमा उनसे मुखातिब हुई कि आप सामने आ जाए बाबा जान, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आप तक पहुंचने में मेरी मदद की है। थोड़ी देर बाद दीवार पर बनने वाले साए खत्म हुए और हमारे सामने तो बहुत प्यारी खवातीन और एक मर्द जिनसात मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप में से फातिमा की वालदा कौन है? तो एक जिनजादी ने कहा कि मैं इसकी वालदा हूँ, और ये कहते साथ ही उसने फातिमा को गले लगा लिया। दूसरी खातून जिनजादी के बारे में इल्म हुआ कि वो फातिमा की खाला है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि जिन्नात में भी हमारी तरह खानदान आबाद होते हैं। फातिमा की वालदा ने बताया कि वो पिछले कई दिन से यहाँ इसी कॉलोनी के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी और उन लोगों ने काफी इलाकों में इसे ढूंढा भी था, लेकिन वो नाकाम रहे थे क्योंकि फातिमा के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके जरिए से उस तक रसाई मुमकिन होती। अब चूंकि उसकी अंगूठी का मोती मिल चुका था, इसलिए उसके वालिदैन के लिए आसानी थी कि वो फातिमा तक आराम से पहुंच सकते थे। और यही हुआ था। मैं सिर्फ मोती सेट करके अंगूठी में लगा रही थी कि एक मखसूस तर्ज पे घुमाने से वो हाजिर हो गए। फातिमा अपने वालिदैन से मिलकर बहुत खुश थी। उसके वालिदैन की खुशी भी काबिल-ए-दीद थी। वो मुझसे इजाजत लेना चाहते थे ताकि फातिमा को अपनी दुनिया में ले जाएं, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो अभी 1-2 दिन यही रहें हमारे पास। फातिमा के बाबा जान बोले कि बहन, आप हमें यहाँ क्यों रोकना चाहती हैं? बज़ाहिर तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि आप हमें रोकें। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर जिन्नात पे यकीन नहीं रखते। मैं चाहती हूँ कि उनकी ये गलतफहमी दूर करूँ। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। मेरे शौहर इमरान वैसे भी पहुँचने वाले ही होंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जिन्नात की दुनिया को भी वैसे ही तस्लीम करें जैसे वो इंसानी दुनिया को मानते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ने आपका जिक्र कर दिया तो फिर क्या ये जरूरी है कि आपका वजूद छुटलाया जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन। हमारा ताल्लुक वैसे भी मुसलमान जिन्नात के ऐसे कबीले से है जो वीरान मसाजिद को अपना मस्कन बनाते हैं और अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अभी भी हमारा कबीला एक ऐसी मस्जिद में ठहरा है जो शहर से बहुत दूर है और जहाँ इंसानों का गुजर बहुत ही कम होता है। खैर, मेरा ख्याल है आपके शौहर दरवाजे पे पहुँच चुके हैं। हम आज की रात आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। सुबह फजर की अजान के साथ ही हम अपने घर को लौट जाएंगे। उम्मीद है हम अपना वजूद मनवाने के काबिल हो जाएंगे। कुछ ही देर में इमरान घर में दाखिल हुए तो एकदम बिजली बंद हो गई। उन्हें लगा कि बिजली अपनी रूटीन के मुताबिक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जिन्नात की शरारत थी जो चाहते थे कि उनके वजूद को तस्लीम किया जाए, और इसी मकसद के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी ताकि वो इमरान को बता सकें कि जिन्नात का वजूद भी है। लाइट आई तो दीवार पर हवेली से बनने लगे। इमरान हैरानी से ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे।
थोड़ी देर ये सब चलता रहा और हम सब ही खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। इतने में आवाज आई, इमरान साहब, हमें आपसे बात करनी है। इमरान की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, उनका रंग पीला पड़ गया था। मेरा और हुरैन का हाथ पकड़कर वो बमुश्किल घर के बैरूनी दरवाजे तक आए थे। उनका इरादा हमें लेकर घर से बाहर निकलने का था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया और उनसे कहा, इमरान, घबराने की कोई बात नहीं है, ये जिन्नात हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अंदर तो चलें, हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, आप परेशान न हो। ये वही लोग हैं जिनसे हमारी हुरैन बातें किया करती थी। ये दोस्त हैं और मुसलमान जिन्नात हैं। आप बेफिक्र रहें, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहकर मैं इमरान को अंदर ले आई तो फातिमा अपने वालिदैन के साथ वहाँ हमारी मुंतजर थी। मैंने इमरान को मुखातिब किया, ये देखिए इमरान, ये नन्ही सी जिनजादी है, बिल्कुल हमारी हुरैन की हम उम्र है। इसके वालिदैन जब यहाँ से हिजरत कर गए और ये अकेली रह गई तो हुरैन के साथ दोस्ती हो गई और अब बहुत मुश्किल से इसके वालिदैन इस तक पहुँचे हैं। फातिमा के वालिद ने कहा, हम भी बस आज रात यहाँ आपके मेहमान हैं, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। हमें आपकी बेगम ने कहा कि आपको जिन्नात के वजूद पर शक है, इसलिए हम अपना आप तस्लीम करवाना चाहते थे। आपकी बेटी ने हमारी बच्ची का बहुत साथ दिया, जिसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और ये एक अंगूठी हमारी तरफ से बतौर तोहफा रख लीजिए। आपको कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। रात गुजरने का पता ही नहीं चला। हम सब बातें करते रहे। जिनजादी के वालिद ने इमरान से तफसीली गुफ्तगू की और उन्हें अपने नए मस्कन की बाबत बताया। इमरान ने उस जिनजात से कहा कि वो जरूर उस मस्जिद में जाएंगे जहां उन जिन्नात का पूरा कबीला रहता है और उनके कबीले के सरदार से भी मिलेंगे। बातों में ही रात गुजर गई और फजर की अज़ानें होने लगी। जिनजादी के वालिद ने इमरान से इजाजत ली और अपने मस्कन में आने की दावत दी। हमने उनसे वादा किया कि हम जरूर आएंगे। उसके साथ ही वो खानदान यहाँ से चला गया। फातिमा के जाने से हुरैन बहुत उदास हो गई थी। वो चुप चुप सी रहने लगी। मैं कोशिश करती थी कि उसका ध्यान बटा सकूं, लेकिन नाकाम रहती, क्योंकि वो उसकी छोटी सी दोस्त थी। इतने दिनों में दोस्ती का जो रिश्ता उन दोनों के दरमियान कायम हुआ था, उसे इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता था। इसलिए मैंने हुरैन पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाला कि वक्त के साथ साथ खुद ही भूल जाएगी। अभी इस वाक़ये को एक हफ्ता ही गुजरा था कि इमरान ने वीकेंड पर उस वीरान मस्जिद में जाने का फैसला किया जहां जिन्नात का वो कबीला आबाद था। इमरान मुझे और हुरैन को लेकर उस मस्जिद की तरफ चले गए। ये सड़क वाकई बहुत वीरान थी। यहाँ से बहुत कम लोगों का गुजर होता था। हम जोहर की नमाज के बाद यहाँ पहुँचे थे। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर पहुँचे तो हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया। फातिमा के वालिद हमें शानदार तरीके से लेकर गए और हमारी जिंदगी में पहली बार किसी सरदार जिन से मुलाकात हुई। जिन्नात के इस कबीले का सरदार बहुत बुजुर्ग आदमी था, जिसने हमें बताया कि वो पिछले कई सालों से हमारी कॉलोनी वाली जगह पर रहते थे, जो कि पहले एक वसीओ अरीज मैदान था, जिसे बाद में रिहायशी इलाके में तब्दील कर दिया गया। सरदार जिन ने हमें अपने पूरे कबीले से मिलवाया और बताया हम भी आप इंसानों की तरह ही खानदान बन के रहते हैं और कोशिश करते हैं कि शयातीन जिन्नात से दूर रहें। इसीलिए हमारे मस्कन या तो वीरान मस्जिदें होती हैं या फिर कब्रिस्तान। बाज़ औक़ात हम खुली जगहों पर भी डेरा डाल देते हैं। ये हमारी किसी भी जिन से बाकायदा पहली मुलाकात थी। असर के बाद हम तीनों वहाँ से वापस आ गए। आने से पहले फातिमा ने हुरैन को अपनी अंगूठी दे दी ताकि हुरैन जब भी उदास हो तो वो फातिमा को उस अंगूठी के जरिए बुलवा सके और दोनों सहेलियों को खेलने और खुलकर बातें करने का मौका मिल सके। इस वाक़ये को 20 साल गुजर चुके हैं। हुरैन डॉक्टर बन चुकी है। उसका छोटा भाई अहमद आर्मी में है। मैंने तभी टीचिंग शुरू कर दी थी और आज अपने घर में बैठी हूँ। हुरैन की शादी तय हो गई है और मुझे पता है कि वो अपने बचपन की सहेली फातिमा को शादी पर जरूर बुलवाएगी, क्योंकि ये दोनों सहेलियां एक दूसरे के दुख सुख की साथी हैं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुरैन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मम्मा, मुझे फातिमा को भी अपनी शादी में बुलवाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो जाहिर है अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं उसके बगैर कैसे मना सकती हूँ। जरूर बेटा, फातिमा आ सकती है तो जरूर आए।
ये तो उसे भी मालूम है कि तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए उसे अपना आप छुपाना पड़ेगा, वरना लोगों का तो तुम्हें पता है कि कितनी बातें करते हैं। जी मम्मा, वो इस चीज का ख्याल रखेगी। हुरैन ने ये कहा और अपनी अंगूठी घुमाई, जिसके घुमाते ही फातिमा हाजिर हो गई। दोनों दोस्तों ने खूब बातें की और हुरैन ने उसे अपनी शादी की सारी शॉपिंग दिखाई। वो दोनों ऐसी ही बात कर रही थी जैसे दोनों इंसान ही हों, और फातिमा ने भी महसूस तक नहीं होने दिया कि वो जिन शादी है। शादी ऐसे तरीके से अंजाम पाई और मेरी बेटी अपने घर की हुई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र खत्म हुई। अल्लाह के करम से हुरैन अपने घर में खुश है। मेरी जिंदगी भी अब बहुत पुरसुकून है। आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश में हूँ। फातिमा का आना जाना लगा रहता है। हुरैन और फातिमा दोनों अब भी खूब बातें करती हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के किस्से सुनाती हैं।